Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to study stem cell technology. So आज इस टेक्नोलॉजी को शुरू करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वी विल बी गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग वीडियो. तो मतलब अभी फ़िलहाल के लिए ये 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं. कौन कौन से? स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टेम सेल एक्चुअली में होते क्या हैं. तो व्हाट इज़ स्टेम सेल, कौन कौन से स्टेम सेल्स यूज़ किए जाते हैं इस टेक्नोलॉजी में वो भी हम पढ़ेंगे. और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिकल फील्ड में क्यों किया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. और टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, कितने टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे और आपको बस बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा देखना है. और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से. आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देख लो, वो आते हैं क्वेश्चंस. और अगर आपने ये टॉपिक मेरे वीडियो से अच्छे से देख के कंप्लीट कर लिया, ये वाला वीडियो भी और आने वाले वीडियो भी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के, तो आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे. आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिएगा इसको देखने के बाद. तो हम शुरू करते हैं. स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बहुत ही बेसिक से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. स्टेम सेल्स एक्चुअली में वो सेल्स हैं जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड हो या पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हों, जिसका यूज़ करके हम डिफ्रेंशिएट कर सकें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स में. अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स का मतलब हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उसका खुद का अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे किडनी सेल्स, लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में उसके खुद के टाइप्स होते हैं. तो ये स्टेम सेल्स का यूज़ करके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर सेल टाइप में. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको इस स्टेम सेल के यूज़ से किडनी सेल्स में डिफ्रेंशिएट करना है तो वो हम कर सकते हैं. इसी स्टेम सेल से हम हार्ट सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मतलब मान लीजिए कि ये कॉमन एक सेल है जिसका यूज़ करके हम कोई भी सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकें. अब हम इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम स्टेम सेल को डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं अलग अलग सेल टाइप्स में, जस्ट बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कॉपीज़ ऑफ ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को किडनी चाहिए, ऑर्गन एज एन ऑर्गन, अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो इस स्टेम सेल का यूज़ करके हम किडनी सेल्स बना सकते हैं और उस किडनी सेल से एक प्रॉपर डेवलप्ड ऑर्गन बना सकते हैं जिसे किडनी हम बोलेंगे. सिमिलरली अगर हार्ट चाहिए तो हार्ट के सेल्स में उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, तो उसी स्टेम सेल से हम हार्ट सेल्स बनाएंगे. फिर उसके बाद इन विट्रो तरीके से हम हार्ट को डेवलप करेंगे. सो बेसिकली स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है टू मैन्युफैक्चर कॉपीज़ ऑफ ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन. मतलब मान लीजिए किसी इंसान को हार्ट की ज़रूरत है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत हो, तो इस टेक्नोलॉजी में उसी इंसान का स्टेम सेल हम पहले से ही कलेक्ट करके रखेंगे और बाद में उस स्टेम सेल के यूज़ से हम पहले तो हार्ट सेल्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इन विट्रो तरीके से उसको डेवलप करेंगे, उस हार्ट को सर्जिकली ट्रांसप्लांट करेंगे उस इंसान के बॉडी के अंदर. सो बेसिकली स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यही एक प्रोसेस है. ये टेक्नोलॉजी ना कि सिर्फ ऑर्गन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. हम आगे पढ़ेंगे. जैसे मान लीजिए इस स्टेम सेल का यूज़ करके हम ब्लड सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो भी एक सेल टाइप है, और उसको फिर हम बाद में ट्रीट कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. सो ये कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. जैसे ऑर्गन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है इन विट्रो तरीके से, उसके लिए 3D ऑर्गन प्रिंटिंग करके एक टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे. अनदर वन इज़ ह्यूमन एनिमल काइमेरास, जो इन वाइवो तरीके से हम ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग स्टेम सेल्स. तो ये सब चीज़ें हम आगे टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे. अभी हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं. सो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. लेकिन कौन से सेल्स स्टेम सेल्स होते हैं वो हम अब देखेंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स जाने रहना बहुत ज़रूरी है. तो हम पहले बेसिक्स देख लेते हैं.
So basically, when a baby is in mother's womb, then that baby undergoes some type of development process during the 9 months pregnancy. मतलब कि उस बच्चे वो बेबी कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस से गुज़रता हुआ ही चाइल्ड बर्थ के वाली स्टेज में पहुंचता है. तो बिफोर चाइल्ड बर्थ जो भी डेवलपमेंट वाली प्रोसेस हो रही होती है वो हम अब देखते हैं. तो वो सारी स्टेजेस पहले आपको मैं बेसिक समझा देती हूँ कौन कौन सी डेवलपमेंट वाली स्टेजेस हैं बिफोर चाइल्ड बर्थ. ओके, सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 2 केसेस मैंने लिए हैं, मेल और फीमेल का बेबी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. इसका बेसिक्स हमको पहले जानना ज़रूरी है, अदरवाइज स्टेम सेल को हम बेहतर समझ नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले मेल का केस ले लेते हैं. इसमें एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होते हैं. एग मतलब रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फीमेल, जिसमें 22 डिनोट करता है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, और एक्स डिनोट करता है 23rd पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एग के केस में. स्पर्म के केस में यहाँ पे 22 का मतलब है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, और वाई डिनोट करता है 23rd पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. मतलब कि अगर सेक्स क्रोमोसोम स्पर्म के केस में अगर वाई आता है, दैट मीन्स यहाँ पे मेल जाइगोट बनेगा. अगर वही स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा तो आप देख सकते हैं फीमेल के केस में यहाँ पे एक्स है, स्पर्म में 23rd पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स है. दैट मीन्स ये जब फर्टिलाइज होगा एग और स्पर्म तो ये बनेगा फीमेल जाइगोट. तो स्पर्म डिसाइड करता है कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा. इसका सेक्स क्रोमोसोम स्पर्म का डिसाइड करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल के केस में एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होके जाइगोट बने. आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल के अंदर होता है. तो 22 मतलब 44, और एक्स एंड वाई मतलब दोनों सेक्स क्रोमोसोम मिला के 46. अब नेक्स्ट स्टेज है एम्ब्रियो का. इसको हम बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स. अब हम फीमेल का केस ले लेते हैं. इसमें जो एग है वो रिप्रोडक्टिव सेल है फीमेल का, जिसमें 22 का मतलब ऑटोसोम और एक्स का मतलब सेक्स क्रोमोसोम. स्पर्म डिनोट करता है रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ मेल, जिसमें 22 का मतलब ऑटोसोम और एक्स डिनोट करता है सेक्स क्रोमोसोम. दोनों फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन जाता है, और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज एम्ब्रियो बन जाता है. तो आप देख सकते हैं मैं इसलिए आपको ये समझा रही हूँ क्योंकि दोनों के केस में सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है बेबी का फर्टिलाइजेशन. चाहे मेल हो या फीमेल हो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इसी एम्ब्रियोनिक सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं. तो स्टेम सेल कौन से सेल्स होते हैं? एम्ब्रियो को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं. जिस तरीके से स्टेम सेल अनडिफ्रेंशिएटेड या पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होता है, उसी तरीके से एम्ब्रियो भी अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. अब देख सकते हैं गुच्छे उसे उसके सेल्स के गुच्छे हैं, पर ये अनडिफ्रेंशिएटेड है. बट जाइगोट उससे भी ज़्यादा अनडिफ्रेंशिएटेड है. एम्ब्रियोस के कंपैरिजन से जाइगोट और भी ज़्यादा अनडिफ्रेंशिएटेड है. क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा डेवलप होता जाता है, जैसे एग स्पर्म्स के बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिर वो न्यूबॉर्न बेबी बनेगा. तो मतलब जाइगोट जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगा, फिर एम्ब्रियो उससे कम अनडिफ्रेंशिएटेड, फिर फीटस में उससे कम. मतलब जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है बच्चे की, एक चाइल्ड बर्थ होने के प्रोसेस के तरफ जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा. मतलब उतने ज़्यादा सेल बढ़ेंगे उस बच्चे का, और उतना ज़्यादा सेल डिफ्रेंशिएट होगा. डिफ्रेंशिएट मतलब उतने ज़्यादा अलग अलग सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट होगा. किडनी सेल, लिवर सेल, ब्लड सेल, हार्ट सेल्स, जितने भी सेल्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे. तो एम्ब्रियो जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स है. लेकिन नेक्स्ट जो स्टेज आएगा फीटस, उसमें वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे अलग अलग सेल टाइप्स में. फिर फर्दर वो सेल टाइप्स फिर अपना अपना खुद का टिश्यू बनाएगा, फिर वो ऑर्गन्स डेवलप करेंगे. तो फीटस वाले स्टेज में जब आएगा तो वो एक डेवलपमेंट ऐसा होगा कि ऑर्गन्स उसके डेवलप हो जाएंगे. उसी सेल टाइप से फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे. जैसे मान लो किडनी है, किडनी सेल्स के टाइप में डिफ्रेंशिएट हो गए, अब वो किडनी
के सेल टाइप्स अपने ऑर्गन बनाएंगे जो कि किडनी होगा, सेल टाइप्स जो हार्ट के होंगे वो फिर हार्ट बनाएगा। तो अलग अलग ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। खैर, तो जो एम्ब्रियो है वो सबसे अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको हम स्टेम सेल्स कंसिडर करते हैं। जाइगोट को हम स्टेम सेल कंसिडर नहीं करते, इवन दो वो सबसे ज़्यादा अनडिफरेंशिएटेड है और कोई भी स्टेम सेल कोई भी सेल टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एम्ब्रियो से ज़्यादा केपेबल है जाइगोट, लेकिन फिर भी हम एम्ब्रियो को ही स्टेम सेल कंसिडर करते हैं, ना कि जाइगोट को। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे क्यों हम उसको जाइगोट को हम एज अ स्टेम सेल नहीं लेते। एम्ब्रियो को कैसे हम एज अ स्टेम सेल यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जितने डेवलपमेंट प्रोसेस मदर के वूम में एक बच्चे का होता है, जैसे एग स्पर्म पहले फर्टिलाइज होगा, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फिर नियोनेट, फिर मतलब न्यूबॉर्न बेबी जैसे पैदा होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट वाले प्रोसेस से गुजरने के बाद चाइल्ड बर्थ होता है। तो जो आप देख सकते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब कोई बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इट्स ए क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। तो जैसे गुच्छेदार आकार में है, तो इसके कुछ सेल्स हम कलेक्ट कर लेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब वो बच्चा रहेगा तब उसके कुछ सेल्स हम कलेक्ट कर लेंगे और वो कलेक्टेड सेल्स को हम क्रायोजेनिकली मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखेंगे। तो वो स्टेम सेल के जैसे हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। दैट मीन्स वो जो कुछ सेल्स हमने प्रिजर्व करके रखे होंगे तो वो इन फ्यूचर उसके काम आएंगे, और जो रिमेनिंग जो सेल्स होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज वाले वो फर्दर बाद में एक बच्चा जैसे डेवलप हो जाएगा, फीटस जैसे डेवलप होगा, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। फिर बाद में जब उस बच्चे को इन फ्यूचर कभी भी ऑर्गन की ज़रूरत पड़े या फिर कोई कैंसर ट्रीटमेंट की या फिर कुछ भी ऐसे ट्रीटमेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो वो प्रिजर्व्ड स्टेम सेल के यूज़ से वो कोई भी ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी सेल टाइप में डिफरेंशिएट करके। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो कलेक्ट करके रखेंगे कुछ सेल्स को क्रायोजेनिकली, और फिर बाद में जो रिमेनिंग एम्ब्रियो होगा वो फर्दर नॉर्मल तरीके से फीटस में डेवलप हो जाएगा, फिर वो बच्चा पैदा हो जाएगा। और जो प्रिजर्व्ड स्टेम सेल है उसको फर्दर फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जाइगोट को स्टेम सेल की जैसे यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इट्स अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, उसमें कुछ सेल्स हमने कलेक्ट करके रख लिया फ्यूचर के लिए, बट जाइगोट तो एक सिंगल मास है। अगर इसको ही क्रायोजेनिकली प्रिजर्व करके रख लेंगे तो बाद में बेबी तो पैदा होगा नहीं जिसके लिए स्टेम सेल यूज़ कर सके। तो ये लॉजिकल नहीं होगा जाइगोट को, इवन तो ये सबसे ज़्यादा इसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है एम्ब्रियो के कंपैरिजन में, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा अनडिफरेंशिएटेड होगा। इसके पहले वाला स्टेज है, फिर भी इसको प्रिजर्व नहीं करते, क्योंकि इसको अगर प्रिजर्व कर लेंगे तो ये सिंगल मास है। इसको क्रायोजेनिकली प्रिजर्व करने के बाद फिर बच्चा पैदा ही नहीं होगा जिसके लिए स्टेम सेल को यूज़ किया जाए। सो इट्स इलॉजिकल टू प्रिजर्व जाइगोट एज अ स्टेम सेल। तो इसको स्टेम सेल में कंसिडर नहीं करते। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो को स्टेम सेल के जैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेम सेल्स कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। पहला है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, सेकेंड इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द सेल टाइप्स, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार के सेल टाइप्स में इस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कि स्टेम सेल का एक टाइप है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, और वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के यूज़ से हम उस सेल को किसी भी ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक
स्टेम सेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एम्ब्रियो, जब एक चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसके कुछ सेल्स को हम क्रायोजेनिकली प्रिजर्व करके रखते हैं, कुछ सेल्स कलेक्ट करके हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और वो स्टेम सेल को फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं ऑर्गन प्रोडक्शन या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो वही जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम कलेक्शन करते हैं स्टेम सेल का, तो उसी का वो हम बोल रहे हैं, वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जहाँ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये एक स्टेम सेल का दूसरा टाइप है मल्टीपोटेंट, जिसमें ऐसे सेल्स, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं दैट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू मैनी सेल टाइप्स, नॉट मोस्ट। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि प्लूरिपोटेंट के कंपैरिजन में मल्टीपोटेंट थोड़ा सा कम केपेबल है, मतलब वो कम सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर पाता है एज कम्पेयर टू प्लूरिपोटेंट। तो मतलब कि यहाँ पे सेल्स दैट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू मैनी सेल टाइप्स, मोस्ट नहीं मैनी, काफ़ी हद तक सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, पर व्हेन इट कंपेयर्ड टू प्लूरिपोटेंट ये कम डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेल टाइप्स होता है प्लूरिपोटेंट में डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे मैनी सेल टाइप्स का मैंने यूज़ किया है। अब इसका एग्जांपल हम देखें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का, तो उसका एक एग्जांपल है अम्बिलिकल कॉर्ड। इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है और मदर और बेबी से कनेक्टेड एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। आपको पता होगा, जैसे वॉट एवर द न्यूट्रिशन taken by the mother, a sufficient amount of nutrition for the proper growth would be absorbed by the baby itself through umbilical cord. So उस proper development, उस baby के proper development के लिए umbilical cord एक pipe like structure mother और baby से connected रहता है, तो उसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो उसको एज अ स्टेम सेल हम प्रिजर्व करके रखते हैं। कब प्रिजर्व करके रखते हैं? आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है, आफ्टर द बेबी विल बॉर्न, दैट अम्बिलिकल कॉर्ड वुड बी प्रिजर्व्ड क्रायोजेनिकली इन द लिक्विड नाइट्रोजन एज अ स्टेम सेल। उसको ऑपरेट करके फिर प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। अब ये हम इसका एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपोटेंट का। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का एक एग्जाम्पल है अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसकी पोटेंसी मतलब कि कैपेबिलिटी प्लूरिपोटेंट के कंपैरिजन में, मतलब कि अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल की पोटेंसी, कैपेबिलिटी, पोटेंसी एक्चुअल वर्ड है, उसकी कम होगी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस जैसे ही नज़दीक आता रहता है, तो जितना ज़्यादा चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले वो जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद फीटस, ऐसे वाले प्रोसेस से जितना चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस नज़दीक आता रहता है, उतना ज़्यादा उसका सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है और उतना ज़्यादा उसकी स्टेम सेल्स में पोटेंसी मतलब कैपेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टेम सेल नहीं रहता, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो जब एक बार डिफ्रेंशिएशन होने लगता है तो उसकी पोटेंसी मतलब कैपेबिलिटी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जितना पहले वाले स्टेजेस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंसी होगी, उतना कम डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स कम पोटेंट होगा, कम केपेबल होगा व्हेन इट कंपेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब यहाँ पे हमने जाइगोट की बात की थी, पर जाइगोट इन दोनों में से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जाइगोट को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने प्रिजर्व करके रखा तो आफ्टर वो बच्चा पैदा नहीं होगा जिसके लिए स्टेम सेल हम यूज़ कर सकें। बट फिर भी जाइगोट को एक मोस्ट केपेबल स्टेम सेल माना गया है, उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट। जाइगोट को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट। अब ये टोटीपोटेंट सबसे ज़्यादा केपेबल होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से भी, जिसे हम प्लूरिपोटेंट बोलते हैं,
और अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल से भी, जिसे हम मल्टीपोटेंट बोलते हैं। जाइगोट सबसे ज़्यादा कैपेबल होता है, उसे हम टोटीपोटेंट बोलते हैं, क्योंकि जाइगोट जो है वो हर एक ऑल सेल टाइप में डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। मतलब जो जितने भी सेल टाइप्स हो उसमें हर एक सेल टाइप में जाइगोट डिफ्रेंशिएट कर सकता है, इसलिए ये इसको बोलते हैं मोस्ट केपेबल स्टेम सेल। अर्ली स्टेजेस ऑफ स्टेम सेल है और ये सबसे अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कोई भी सेल टाइप में कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑल सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ टोटीपोटेंट और ये मोस्ट केपेबल है। बट इसको हम स्टेम सेल एज अ स्टेम सेल यूज़ नहीं करते, रीज़न मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इज़ उससे कम पोटेंट, मतलब उससे कम केपेबल है जाइगोट के कंपैरिजन में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिसे हम प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। अब ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, ये डिफ्रेंशिएशन टू सेल टाइप मोस्ट ऑफ द सेल टाइप, मैंने अभी आपको बताया था कि मोस्ट मतलब व्हेन इट कंपेयर टू जाइगोट, ये हर एक सेल ऑल सेल टाइप्स में ये जाइगोट डिफ्रेंशिएशन कर सकता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हर एक सेल टाइप में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता। मोस्ट काफ़ी हद तक वो कर सकता है, तो इसकी पोटेंसी कम हो जाती है जाइगोट के मामले में प्लूरीपोटेंट की। टोटीपोटेंट की ज़्यादा पोटेंसी होती है प्लूरीपोटेंट के कंपैरिजन में। अब और उसकी पोटेंसी कम हो जाती है व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल, जिसे हम मल्टीपोटेंट बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल था तो वो मोस्ट ऑफ द सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल जो है वो मैनी ऑफ द सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएशन कर सकता है, मतलब मोस्ट नहीं, यहाँ पे मैनी, मतलब इसकी पोटेंसी और भी कम हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पोटेंसी डिक्रीसेस इस साइड पे, मतलब इस साइड है, मतलब कहने का मतलब पहले जाइगोट में सबसे ज़्यादा पोटेंट है वो, फिर और कम पोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसे प्लूरीपोटेंट बोलते हैं, फिर और कम पोटेंट जिसे मल्टीपोटेंट अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल बोलते हैं। पोटेंसी डिक्रीसेस इस साइड में और डिफ्रेंशिएशन इंक्रीसेस, मतलब जैसे पोटेंसी कम होती जाएगी उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन बढ़ता जाएगा। ऑर्गन फॉर्मिंग कैपेसिटी डिक्रीसेस, दैट इज़ विथ ग्रोथ, मतलब जितना ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती जाएगी ऑर्गन फॉर्मिंग कैपेसिटी डिक्रीसेस, मतलब उस स्टेम सेल के यूज़ से हम अलग अलग जितने भी ऑर्गन हम बना सकते हैं, हर कोई ऑर्गन नहीं बना सकते, लिमिटेशन बढ़ती जाती है। तो ग्रोथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होगा और उतना ही कम पोटेंट होगा टू फॉर्म ऑर्गन्स या फिर सेल टाइप्स, लेस पोटेंस टू फॉर्म ऑर्गन्स और सेल टाइप। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ या अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल को क्रायोजेनिकली प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। यही चीज़ें जो मैंने आपको समझाई वही नोट्स में है। जैसे जाइगोट प्रिजर्वेशन वर्थलेस, क्योंकि क्या रीज़न है मैंने आपको बताया था। सेकेंड वन इज़ द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इसको एज अ स्टेम सेल हम क्रायोजेनिकली प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बट इसको इलीगल माना गया है। क्यों? क्योंकि जब एक बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसके कुछ सेल्स हम एज अ स्टेम सेल कलेक्ट करके रख तो सकते हैं, एंड जो रिमेनिंग जो सेल्स होंगे एम्ब्रियोनिक सेल्स, वो बाद में तो एक बेबी फर्दर डेवलप्ड बेबी में डिलीवर तो हो जाएगा, पर उसके चांसेस ऐसे होंगे कि बाद में जाके उस बेबी में कुछ डिसऑर्डर्स पाए जा सके। तो इसलिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को इलीगल माना गया है। थर्ड वन इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड एज अ स्टेम सेल हम क्रायोजेनिकली प्रिजर्व करके रख सकते हैं और ये लीगल भी है। कब? ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तभी उस टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ वी हैवंट प्रिजर्व्ड अवर अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि आज के जनरेशन में 90% हम सब में से ऐसे हैं जिन्होंने अम्बिलिकल कॉर्ड को भी एज अ स्टेम सेल प्रिजर्व करके नहीं रखा, क्योंकि यही एक ऑल्टरनेटिव है एज अ स्टेम सेल हम लीगल तरीके से प्रिजर्व करके रख सकें।
क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तो वैसे भी इलीगल है और जाइगोट तो प्रिजर्व कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में जिसने अपने अम्बिलिकल कॉर्ड को भी प्रिजर्व करके नहीं रखा, तो उस केस में नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है IPSC, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट प्रिकर्सर स्टेम सेल। मतलब ये ऐसे स्टेम सेल्स वाली टेक्नोलॉजी है जो हम आगे पढ़ेंगे IPSC। नेक्स्ट वीडियो में हम IPSC पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए। इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक है ओलिगोपोटेंट, वो भी हम देख लेते हैं। सो ओलिगोपोटेंट एक्चुअली में ऐसे स्टेम सेल्स हैं जिसका यूज़ करके हम ऑर्गन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ओनली ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चलिए ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। तो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स एक्चुअली में वो स्टेम सेल्स हैं जो एडल्ट बॉडी में पाए जाते हैं। एडल्ट बॉडी का मतलब बड़ी हुई बॉडी नहीं, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद हमारी बॉडी में सिर्फ ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर ऑर्गन का डेवलपमेंट, सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका होता है। दैट मीन्स अगर एक बार ऑर्गन्स सारे डेवलप हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स तो डिफ्रेंशिएट होंगे ही। बिना डिफ्रेंशिएशन के कैसे ऑर्गन डेवलप होगा? अगर सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गए दैट मीन्स वो अनडिफ्रेंशिएटेड तो रहे नहीं, और हमें पता है कि स्टेम सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में आफ्टर चाइल्ड बर्थ स्टेम सेल्स बचते नहीं हैं, बहुत ही कम स्टेम सेल्स बचते हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे स्टेम सेल्स बचे हुए होते हैं। वो क्या एक्सेप्शंस हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ हमारी बॉडी एडल्ट बॉडी कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स बचते नहीं हैं, सारे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और वैसे जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट स्टेम सेल्स अगर बचते भी हों तो उसको बोलते हैं हम ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू पोटेंट वाले स्टेम सेल। अब फ्यू पोटेंट क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतने ज़्यादा हमारी बॉडी के जो स्टेम सेल है उसकी पोटेंसी कम होगी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ओलिगोपोटेंट। इसका एक एग्जाम्पल है बोन मैरो सेल्स। हमने कहा एक्सेप्शन मतलब कि वैसे बचते नहीं है स्टेम सेल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस का एक एग्जाम्पल है बोन मैरो सेल्स। तो बोन मैरो सेल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। अब ओलिगो का मतलब फ्यू, मैंने आपको बताया। फ्यू मतलब ऐसे स्टेम सेल्स जो कि डिफ्रेंशिएट कर सके इनटू फ्यू सेल टाइप्स। बहुत ही कम सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, हर कोई सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी पोटेंसी ग्रोथ के साथ साथ स्टेम सेल्स की हमारे शरीर में कम होती जाती है। तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो भी स्टेम सेल्स बचते भी हैं तो वो बहुत ही कम सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा है सेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू फ्यू सेल टाइप्स, बहुत ही कम सेल टाइप्स में। लिमिटेशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती। तो ये है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। एक और बार मैं आपको बताती हूँ कि ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसका यूज़ करके हम बहुत ही कम सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट जो मैंने आपको समझाया था कि मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सेल्स इन द एडल्ट बॉडी इज़ नॉट स्टेम सेल्स। मैंने आपको अभी बताया कि स्टेम सेल्स हमारे शरीर में एडल्ट बॉडी में बचते नहीं हैं, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे स्टेम सेल जो बच जाते हैं वो होते हैं बोन मैरो सेल। तो जो मैंने आपको समझाया वही नोट्स में लिखा है कि वाई ओलिगो, बिकॉज दीज स्टेम सेल्स आर फाउंड इन एन एडल्ट बॉडी, हेंस these stem cells have less potency than zygote, embryonic and umbilical cord stem cells। जो zygote, embryonic और umbilical cord stem cells है इसकी potency बहुत ज़्यादा होगी as compared to oligopotent stem cells। क्यों? क्योंकि ये तो बिफोर चाइल्ड बर्थ है, वो जो तीनों हैं वो बिफोर चाइल्ड बर्थ है, और ओलिगोपोटेंट जो है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ है, तो इसलिए इसकी पोटेंसी कम होगी। और एक चीज़ और नोट करने वाली बात यह है कि बोन मैरो सेल्स जिसको हम ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं,
इसका यूज़ करके, इस स्टेम सेल का यूज़ करके हम ऑर्गन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट ब्लड सेल टाइप्स। मतलब इसको, इस स्टेम सेल का यूज़ करके हम अलग अलग ब्लड सेल के टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? ब्लड सेल से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो तो उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए इस स्टेम सेल का यूज़ करके हम चाहे तो कोई भी सेल टाइप्स में, ब्लड सेल टाइप्स में, नोट करिएगा, ब्लड सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसको? बोन मैरो सेल्स, जो कि स्टेम सेल है, ऑलिगोपोटेंट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर या फिर कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो उसके लिए। बट ऑर्गन का प्रोडक्शन इस स्टेम सेल से नहीं कर सकते। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है iPSC, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट प्रिकर्सर स्टेम सेल्स। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड एज अ स्टेम सेल प्रिजर्व करके नहीं रखा तो उस केस में क्या हम अपने खुद के स्टेम सेल का यूज़ करके ऑर्गन प्रोडक्शन या कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? फिर भी जी हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए एक और टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी iPSC, जो कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी टॉपिक्स मैं आज आपको समझाई हूँ और आगे समझाऊँगी, सारे के सारे UPSC पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा के देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट है मेरे लिए, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करके दूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, तो मुझे एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा और मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इससे ज़्यादा बेहतर कंटेंट लाने में। तो थैंक यू सो मच, आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद UPSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम साथ में लगाएंगे और आप देखिएगा कि जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस ही प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं।